अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मुदस्सिर नवाज़ है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान में नून लीग, पीपल्स पार्टी और फजल रहमान की जमात, क्या इसका सियासी दौर, सियासी सफ़र, सियासी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है या अभी इसका कुछ हिस्सा बाकी है? तो उसका आसान जवाब ये है कि इन तीनों जमातों का सियासी दौर और सियासी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है। उसकी वजूहात क्या हैं? पहली वजह तो यह है कि ये जमातें एक ही शख्स या एक ही खानदान के गिर्द घूम रही थी और बाकी लोग, बाकी जो सियासी रुकन थे, बाकी जो सियासी लीडरान थे, बाकी जो कायदीन थे, उनको कभी भी मरकजी किरदार नहीं दिया गया, न कभी मिला है। और एक ही शख्स के गिर्द घूमने की वजह से ये एक खास किस्म की जमूद का शिकार हो गई हैं और यही जमूद इनकी तबाही का सबब बना है। दूसरी बात यह है कि ये जमातें तकरीबन 35 से 40 साल से पाकिस्तान में किसी न किसी तरह से इख्तियार में रही हैं, इक़्तिदार में रही हैं, लेकिन अमली तौर पर इन्होंने पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की अवाम के लिए, पाकिस्तान के इदारों के लिए, पाकिस्तान के बेहतरी के लिए कुछ नहीं किया। आज भी आप अगर देखें ना, तो पाकिस्तान किसी भी जदीद दुनिया से 100 से 150 साल पीछे है। यानी कि जो सहूलतें अमेरिका में, जर्मनी में, फ्रांस में, बेल्जियम में, इंग्लैंड में 1920, 1930 या 1910 में थी, वो अभी भी पाकिस्तान में नहीं पहुंची। यानी कि इतना सारा टाइम इन जमातों ने गुजारा, लेकिन पाकिस्तान को इतना भी आगे नहीं लेके जा सके कि जो सहूलतें 1920-30 में मिलती थी तरक्की याफ्ता ममालिक को, वो इस दौर में तो मिल सके। तो ये अमली तौर पर इनका नाकाम हो जाना, ये दूसरी वजह है। तीसरी वजह, लोगों का इनसे एतबार ही उठ चुका है। लोग इनको कोई 30 साल से जानता है, कोई 40 साल से जानता है, कोई 50 साल से जानता है। लोगों की जनरेशन गुजर गई है इनके बातें सुनकर, इनके दावे सुनकर, इनके वादे सुनकर। अब उनको इन पे कोई एतबार ही नहीं है। तीसरी बात नाज़रीन, ये जमातें, इनके कायदीन ये जदीद दौर के तकाज़ों से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं है। हर दौर में टेक्नोलॉजी आती है, साइंस आती है, तरक्की आती है। इनकी जमात, इनका मंशूर, इनका अपना दिमाग, इनकी अपनी तालीम उस लेवल की नहीं है कि ये जदीद तकाज़ों के मुताबिक पाकिस्तान को चला सके। जदीदियत से आरी होना, पाकिस्तान को बाकी दुनिया के साथ लेकर न चलना, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है इन तीन जमातों की तबाही की। चौथी बात, इन जमातों ने सिर्फ और सिर्फ अपने मफादात के लिए काम किया है। किसी तबके, पाकिस्तान की किसी अवामी तबका, किसी खास तबके को इन्होंने कुछ नहीं दिया। गरीब को भी कुछ नहीं दिया, अमीर को भी कुछ नहीं दिया, मुतवस्सित तबके को भी कुछ नहीं दिया, किसी को कुछ नहीं दिया। लोगों के पास मालूमात तक रसाई हासिल है। लोग अब मुआवजा कर सकते हैं, लोग देख सकते हैं कि इनकी हुकूमतों में हमें क्या मिल रहा है। तो अपने मफादात का ख्याल रखना और अवाम के मफादात को भूल जाना, यह भी इनकी तबाही का सबब है। इस वजह से इनकी सियासी जिंदगी खत्म होती जा रही है।
पांचवी बात, नाज़रीन, हर दौर का एक सियासी तकाजा होता है, हर दौर की सियासत अलग होती है। एक ही तरह की सियासत आप हमेशा से नहीं कर सकते। ये जो 22वीं सदी शुरू हो गई है, इसके सियासी तकाजे बिल्कुल और है। इसमें कायदाना सलाहियतें बिल्कुल और तरह की चाहिए, इसमें सोच बिल्कुल और तरह की चाहिए, सियासी निज़ाम और तरह का चाहिए, सियासी दिमाग और तरह का चाहिए। ये जो जमातें हैं तीनों, इनके पास वही पुराना दिमाग, वही पुरानी सोच, वही पुराना है, नया कुछ नहीं है। इसलिए ये जो मौजूदा दौर है, इसके तकाज़ों के साथ ये हम आहंगी नहीं है, इसलिए ये चल ही नहीं सकते। आप कोशिश भी करें तो ये नहीं चल सकते। छठी बात, इन सियासी जमातों ने और उनके लीडरों ने, बल्कि बिलखसूस लीडरों ने, एक खास किस्म का बादशाही निजाम बनाया हुआ है अपनी जमात के अंदर, जो सिर्फ उनकी अपनी बात ही को आखिरी बात समझते हैं। वो कहते हैं कि जो हम कहते हैं वही माना जाए, उसी पे अमल किया जाए, हमारा फैसला ही आखिरी फैसला होगा। इससे कोई नई सोच, कोई नई फिक्र नहीं आती। नुक्ताचीनी, तनकीद बराए तामीर भी हो तो ये उसको पसंद नहीं करते। इसलिए ये जमातें जो है अंदर से एक खास किस्म की सड़ांत का शिकार हो गई, यानी कि अंदर से इनको गुण लग गया, अंदर से कैंसर हो गया इनको। अगर नए ख्यालात आते रहे, नए अफकार आते रहे, नई सोच आती रहे तो काम चलता रहता है। चूंकि इनका मिजाज एक बादशाहाना है, इसलिए इसकी इन सोच ने लोगों को मुतनफर किया और ये जमातें तबाही की तरफ गई। नाज़रीन, वैसे भी नफसियाती तौर पर किसी भी शख्स की, इनफरादी शख्स की जो मकबूलियत होती है, उसका जो बेहतरीन दौर है वह 8 से 10 साल का होता है। आप अयूब को देख लें, अयूब अपने दौर में बहुत ज्यादा मकबूल आदमी था, लेकिन जब 1965 में इलेक्शन हुए तो उसमें उसको धांधली करना पड़ी, क्योंकि वो अपनी मकबूलियत खो चुका था। 8 साल बाद या 7 साल बाद भी मकबूलियत खो चुका था, और जिस हाल में वो इस्तीफा देकर गया है, जिस जिल्लत के साथ, वो भी आपके सामने। भुट्टो, जिसको पाकिस्तान के चंद मकबूल तरीन सियासतदानों में समझा जाता है, वो भी अपनी मकबूलियत जो है वो 74-75 तक खो चुका था। 74-75 तक उसकी मकबूलियत बहुत नीचे आ चुकी थी, और जब 77 के इलेक्शन हुए हैं तो उसकी मकबूलियत बहुत कम हो चुकी थी, इसलिए उसको धांधली करना पड़ी। तो आपने देखा कि इनकी जो मकबूलियत है वो 8-7 सालों में खत्म हो गई। नवाज शरीफ अपने दौर का मकबूल आदमी था, लेकिन उसका भी जो 1997 का इलेक्शन था और 2013 का इलेक्शन था, वो दोनों शदीद तरीन धांधली ज़्यादा थे, यानी कि उसकी मकबूलियत खत्म हो चुकी थी। धांधली करके एक मसनूई किस्म की मकबूलियत उस पर डाल के उसको खड़ा किया गया। अगर आप पाकिस्तान के बाहर की कोई मिसाल देखें, इंग्लैंड में सबसे मकबूल आदमी चर्चिल था, क्योंकि उसने जंग जीती हुई थी, लेकिन वो भी जंग जीतने के बाद सिर्फ 5 साल के लिए ही वजीर आजम बन सका। उसके बाद वो हार गया और अपने घर चला गया। मार्गरेट थैचर, जो पहली खातून वजीर आजम थी इंग्लैंड की, उसकी बड़ी मशहूर थी, उसकी बड़ी बड़ी मकबूलियत थी, उसको आयरन लेडी भी कहा जाता था। उसने बहुत से काम भी किए थे, मुल्क को बेहतर भी किया था, उसने जंग भी जीती थी 1982 वाली। लेकिन इसके बावजूद वो 1979 में 79 में आई है, लेकिन 1987 में उसके खिलाफ मुजाहरे होना शुरू हो गए थे।
اتنی مقبول لیڈر ہونے کے باوجود لوگوں نے صرف 8 سال قبول کیا اس کو، اور آخری 2 سال اس نے بڑی تکلیف میں گزارے، اور 1990 میں وہ استعفیٰ دے کے چلی گئی۔ ٹونی بلیئر، یورپی دنیا میں ٹونی بلیئر سب سے مقبول ترین وزیر اعظم تھا انگلینڈ کا۔ 1997 میں آیا، انگلینڈ کو یورپی یونین میں شامل کیا اور بہت سے کام کیے، ملک میں سٹوڈنٹس کا ایک دور آیا، آزادی دی، ہر قسم کی آزادی دی، کاروبار کو ترقیاں دی، لیکن اس کے باوجود 2006 میں اس کے خلاف لوگ بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کے اپنی جماعت بھی اٹھ کھڑی ہوئی، اور وہ 2007 میں استعفیٰ دے کے چلا گیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ کسی بھی شخص کی جو مقبولیت ہے وہ 8 سے 10 سال ہے۔ امریکہ میں کوئی بھی ایک صدر جو ہے، کوئی بھی ایک شخص، وہ میکسیمم یعنی زیادہ سے زیادہ صرف 8 سال کے لیے صدر بن سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ یعنی ان کو بھی پتا ہے جدید سیاست میں کہ کوئی شخص کتنی دیر تک مقبول رہ سکتا ہے۔ ناظرین، ایون جو ڈکٹیٹر ہیں وہ بھی 7-8 سال کے بعد اپنی مقبولیت کھو دیتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی زندہ مثال جو ہے وہ صدام حسین ہے۔ صدام حسین 1979 میں اس نے کنٹرول سنبھالا، اور 1986 اور 87 میں اس کے خلاف شدید بغاوتیں شروع ہو گئیں کردوں کے علاقوں میں، جن کو دبانے کے لیے اس نے 1988 میں وہاں کیمیکل بم کرائے، جس سے تقریباً 10,000 سیولین یعنی عام لوگ مارے گئے، اور اس کا جو آخری دور ہے وہ لوگوں کو قتل کراتے ہوئے، اپنے خلاف بغاوتیں روکتے ہوئے گزر گیا۔ ہٹلر پچھلی صدی کا ایک مقبول ترین لیڈر تھا، لیکن اس پہ بھی 1942 میں اور 1944 میں حملے ہوئے، قتل کرنے کے لیے، اساسینیٹ کرنے کے لیے۔ مسولینی جو اٹلی کا مقبول ترین لیڈر تھا، اس کو لوگوں نے نہ صرف قتل کر دیا بلکہ قتل کر کے اس کی لاش باہر لٹکا دی چوک میں۔ تو کسی بھی شخص کی جو مقبولیت ہے وہ 8 سے 10 سال ہی ہوتی ہے۔ ان تینوں جماعتوں نے چونکہ ایک ہی شخص کو، ایک ہی خاندان کو آگے رکھا، تو ان کی مقبولیت بھی اتنی 8-10 سال ہی بنتی ہے۔ اس کے بعد یہ دھکا چلا کے اب تک کرتے رہے ہیں۔ اب آپ نے دیکھ لیا ان ضمنی انتخابات میں اور یہ جو حکومت میں آگے کی کارکردگی ہے، اس سے آپ کو پتہ چل گیا ہوئے گا کہ بالخصوص ان 3 جماعتوں کا اب کوئی سیاسی مستقبل نہیں ہے۔ ہاں، کوئی اور بندوبست ہو، کوئی اور این آر او ٹائپ کا بندوبست ہو تو وہ کہ علیحدہ بات ہے، ورنہ اس کے علاوہ یہ اپنی مقبولیت کھو چکے ہیں، یہ اپنی جو یوزفلنس ہے اس کو ختم کر چکے ہیں، اب یہ مزید نہیں چل سکتے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔